हेलो दोस्तों, गगन आईसीएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त वे मूलभूत अधिकार हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं और न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है। मौलिक अधिकार नागरिकों को किसके द्वारा प्रदत्त हैं? संविधान के द्वारा प्रदत्त है। पूछा जाता है प्रश्न किसके द्वारा? संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं और जो उनके विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण भी प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को किसका संरक्षण प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। पूछा जाता है प्रश्न कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार उल्लेख हैं वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अधिग्रहित किए गए हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा समर्थन किया गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाए। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया। और मौलिक अधिकार वाद योग्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर राज्य कोई ऐसा कानून बना देता है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधे चुनौती दी जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका या चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में और किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में चुनौती दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। किसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में चुनौती दी जाती है। इसलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न पूछा जाता है मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो आपातकाल की यदि भारत में आपातकाल की स्थिति है तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है किंतु उसके आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? संसद के पास शक्ति है कि मौलिक अधिकार को संशोधित कर दे, परंतु एक सीमित मात्रा में। इस संसद के पास शक्ति है परंतु वो सीमित है। क्योंकि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित तो कर सकती है परंतु उसके आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो संसद के पास शक्ति है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित कर दे। तो जिसका ये बात कब कही गई? 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है बशर्ते उसके आधारभूत तत्वों को परिवर्तित ना हो। मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है कौन? संसद, परंतु उसके आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जिन मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इनके अतिरिक्त अन्य जितने मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, परंतु अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। प्रश्न पूछा जाता है संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 किसको परिभाषित करता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य का अर्थ होता है, राज्य का अर्थ है संघीय सरकार, राज्य सरकार, भारत की संसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका और पंचायतों से है। जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। आगे मौलिक अधिकारों में हम जहाँ जहाँ पर भी राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो राज्य का अर्थ क्या होगा? राज्य का अर्थ होगा संघीय सरकार, राज्य सरकार, भारत की संसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकाय में नगर पालिकाएँ और पंचायतों से होगा। जहाँ पर भी हम राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे उसका अर्थ संघीय सरकार, राज्य सरकार या संसद या राज्य विधानसभा से होगा। तो अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। आगे बात करते हैं न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि अनुच्छेद 13 प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 13 ये प्रावधान करता है कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, तो न्यायपालिका उस कानून को उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून बना देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो न्यायपालिका उस कानून के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर देगा। मतलब जो कानून बना होगा तो कानून का जितना हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होगा तो न्यायपालिका उसी कानून के सिर्फ उतने ही हिस्से को शून्य घोषित कर देगा, उसको हटा देगा। तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को संरक्षित करती है। मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 13 में प्रावधान है। अनुच्छेद 13 में प्रावधान यह है कि राज्य यदि कोई कानून बनाता है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो न्यायपालिका उस कानून को उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर देगा। तो अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभ में मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा
अनुच्छेद 31 से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। कहाँ? संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। तब से संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। बहुत पूछा जाता है। संपत्ति का अधिकार अब जो है सिर्फ एक कानूनी और या संवैधानिक अधिकार है, परंतु 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था जो संविधान के अनुच्छेद 31 में था। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद और अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है। अगला है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 और 30। अनुच्छेद 19 और 30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान है। अगला और आखिरी मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना पढ़ा। इन सभी 6 मौलिक अधिकारों को हम आगे डिटेल में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। समता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकारों का प्रावधान है। इसमें हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता की बात की गई है। कहा गया है कि राज्य भारत के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इन पर हम बात करते हैं। विधि के समक्ष समता इसका मतलब है भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा। भारतीय राज्य क्षेत्र में कोई भी नागरिक विधि के ऊपर नहीं होगा। कानून सभी नागरिकों के लिए समान होगा। सभी नागरिकों के लिए कानून क्या होंगे? एक समान होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे जितने बड़े पद पर क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति चाहे जितने बड़े पद पर क्यों न हो, विधियों के अधीन होगा। वो क्या होगा? विधियों के अधीन होगा। चाहे जितने बड़े पद पर क्यों न हो, विधि के अधीन होगा और सामान्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर आएगा। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो और चाहे कितना गरीब क्यों न हो, अमीर और गरीब दोनों के लिए क्या होगा? विधि समान होंगे और दोनों अमीर और गरीब दोनों के लिए एक ही समान न्यायालय में, एक ही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दोनों व्यक्ति आएंगे। इसमें सरकारी अधिकारियों और साधारण नागरिकों दोनों में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। चाहे सरकारी अधिकारी हो या एक साधारण नागरिक हो, दोनों के लिए कानून क्या होंगे? समान होंगे। वो विधि के समक्ष समान होंगे। सरकारी अधिकारी और साधारण नागरिक दोनों कानून के लिए एक समान होंगे। हालांकि विधि के समक्ष समता पूर्ण नहीं है। विधि के समक्ष समता का जो कानून है ये पूर्ण नहीं है। ये एक नकारात्मक वाक्यांश है। क्या है? नकारात्मक वाक्यांश है। क्या कि ये जो है गरीब और अमीर दोनों लोगों के लिए एक समान कानून की बात करता है। तो अगर रेड सिग्नल की बात की जाए कि एक गरीब व्यक्ति अगर रेड सिग्नल तोड़ देता है तो उसको भी 500 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ती है, और एक अमीर व्यक्ति रेड सिग्नल तोड़ देता है तो उसको भी 500 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो
एक गरीब आदमी के लिए 5 रुपया तो बहुत बड़ी बात हो गई, और क्या अमीर आदमी के लिए 5 रुपया कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो ये दोनों के लिए एक समान कानून की बात करता है, तो ये एक नकारात्मक वाक्यांश है, ये पूर्ण नहीं है। आगे बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों या नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको बिना किसी भेदभाव के विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक वाक्यांश है। क्या है? सकारात्मक वाक्यांश है, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को, समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान विधि लागू होगी। समान विधि लागू होगी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ। समान परिस्थिति जैसे 2 एससी के व्यक्ति हैं, 2 बालक, 2 छात्र ऐसे हैं जो एससी के हैं, तो उनके साथ एक समान विधि लागू होगी। और अगर एक एससी और एक जनरल का व्यक्ति है तो उनके ऊपर एक समान विधि लागू नहीं होगी। एससी के लिए एक अलग विधि लागू होगी और जनरल, ओबीसी इन पर अलग अलग विधियाँ लागू होगी। समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों पर एक समान विधि लागू होगी, असमान परिस्थिति वालों पर समान विधि लागू नहीं होगी। समान विधि नहीं लागू होगी। समान विधि किस पे लागू होगी? सिर्फ और सिर्फ समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों पर समान विधि लागू होगी। ऐसा कहीं नहीं होगा कि कोई एक नियम है वो एससी पर भी लागू हो, जनरल पर भी लागू हो, ओबीसी पर भी लागू हो। ऐसा कभी नहीं होगा। जो नियम होगा वो सिर्फ समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों पर ही लागू होगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। क्या है? आधारभूत ढांचा। इसे संसद या पार्लियामेंट अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तित नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कहा गया था कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो अनुच्छेद 14 में जो विधि का शासन है, अनुच्छेद 14 में विधि के शासन है वो क्या है? आधारभूत का ढांचा है। संविधान के आधारभूत का ढांचा, इसलिए संसद या पार्लियामेंट अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधित करके परिवर्तित नहीं कर सकती है। प्रश्न पूछा जाता है कि विधि का शासन किसे कहते हैं? विधि का शासन अनुच्छेद 14 को कहा जाता है। अनुच्छेद 14 को विधि का शासन कहा जाता है। अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। मतलब अनुच्छेद 14 जो है वो भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों लिए गए निर्णयों के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होते हैं। अनुच्छेद 361 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी कार्य को संपादित करवाते हैं उन कार्यों के लिए वे राष्ट्रपति और राज्यपाल देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होते हैं। इसको विधि के समक्ष समता किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समता से विमुक्त रखा गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समता से विमुक्त रखा गया है। आगे अपने अगले मौलिक अधिकार पर बात करेंगे जो है धर्म, लिंग, जात, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर निषेध। विभेद का निषेध अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि राज्य धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में 6 पार्ट हैं। हम सभी पर एक एक करके बात करते हैं। हमारा पहला है 15(1) में कहा गया है राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। क्या कहा गया है? कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यहाँ पे जो राज्य शब्द है, राज्य का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय संसद, राज्य विधानमंडल और जो पंचायती वगैरह है सब, इसका मतलब क्या है? राज्य का मतलब उनसे है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, विधानमंडल सब ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। मगर यहाँ पर राज्य का मतलब एक नागरिक से भी है, क्योंकि अगर भेदभाव की बात आती है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी भेदभाव कर सकता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार से नहीं, एक नागरिक से भी है। तो राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर क्या विभेद नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। 15(1) में बात कही गई है। 15(2)
15(2) में प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक होटलों, पार्कों में प्रवेश पर विभेद नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कि धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक दुकानों, सार्वजनिक पार्कों या सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक होटलों पर प्रवेश पर विभेद नहीं करेगा और न ही तालाबों और स्नानाघाटों के प्रयोग पर निषेध करेगा। किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर तालाबों और स्नानाघाटों के प्रयोग पर निषेध नहीं करेगा, मतलब जाने से रोकेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर तालाब पे जाता है, स्नानाघाट पे जाता है, तो उसको धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर उसको रोका नहीं जाएगा। किसी भी सार्वजनिक पार्क या होटल में प्रवेश पर नहीं रोका जाएगा। ये बात संविधान के अनुच्छेद 15(2) में कही गई है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) में कहा गया कि राज्य को यह अधिकार होता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। राज्य को ये अधिकार है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 15(2) में कहा गया कि विभेद नहीं करेगा। धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, परंतु 15(3) में कहा गया है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। ये राज्य को अधिकार है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। आगे बात करते हैं 15(4) में राज्य को अधिकार है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए, किसके लिए? विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य क्या है? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनके विकास के लिए, किसके विकास के लिए? ओबीसी, एससी, एसटी के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, जैसे संसद या विधानमंडल में सीटों का आरक्षण कर सकती है या शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण शुल्क में छूट दे सकती है। तो राज्य को यह अधिकार दिए गए हैं कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनके विकास के लिए कुछ विशेष उपबंध बना सकते हैं। हालांकि 15(2) में कहा गया है कि धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद न किया जाए, परंतु जो सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी जो भी पिछड़े हैं इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकती है सरकार, और जो बच्चों, महिलाओं हैं इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था सरकार कर सकती है। इसको जो है विभेद नहीं माना जाएगा। ये जो सरकार प्रावधान अगर करती भी है तो धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर इसको प्रतिषेध या विभेद नहीं माना जाएगा। सरकार को अधिकार है कि बच्चों, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है सरकार। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए, किसके लिए? उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बना सकता है। राज्य क्या कर सकता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश संबंधी छूट के नियम बना सकता है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाते हैं तो उनको प्रवेश में कुछ छूट मिल सकती है। अनुच्छेद 15 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(16) इसमें प्रावधान है कि सामान्य वर्ग के सामान्य वर्ग के गरीबों, EWC सामान्य वर्ग के गरीबों को शैक्षणिक संस्थाओं में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। कितने? 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। जो सामान्य वर्ग के छात्र होते हैं, जैसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वे अगर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाते हैं तो उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रावधान को संविधान संशोधन अधिनियम 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2019 में 103
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इसको जो है संविधान के अनुच्छेद 15(6) में जोड़ा गया। किसमें? 15(6) में। करंट का है, पूछा जा सकता है कि समान वर्ग के गरीब छात्रों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कितने % का आरक्षण है? 10% का आरक्षण है। और इसे कब जोड़ा गया? 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 में जोड़ा गया, पूछा जा सकता है। हमारा अगला मौलिक अधिकार है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में 6 प्रावधान हैं। कितने? 6 प्रावधान हैं। अनुच्छेद 16(1) में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में, किसमें? नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर होगा। अगर राज्य के अधीन कोई वैकेंसी आती है, कोई वैकेंसी या पद सृजित किए जाते हैं, तो सभी नागरिकों को उसमें आवेदन के समान अवसर होंगे। ऐसा नहीं है कि SC आवेदन कर पाएगा, जनरल नहीं कर पाएगा, OBC कर पाएगा। तो सभी जितने भी SC ST OBC जितने भी कैटेगरी के छात्र होंगे, सभी जो है लोक नियोजन में नियुक्ति के पात्र होंगे, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2) में प्रावधान है कि धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक को अपात्र नहीं घोषित करेगा। मतलब अगर राज्य के अधीन कोई वैकेंसी आती है तो राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर अपात्र नहीं घोषित करेगा। क्या नहीं करेगा? अपात्र नहीं किया जाएगा उस छात्र को। अगर कोई वैकेंसी आती है जो राज्य के अधीन हो, राज्य के अधीन किसी भी पद पर वैकेंसी आती है, तो किसी को अपात्र नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशन कर दी जाएंगी, परंतु अपात्र नहीं होगा। जैसे कोई यूपी की वैकेंसी आती है, उसमें MP का छात्र आवेदन करता है, तो पूरी तरह से पात्र है आवेदन करने के लिए, उसे अपात्र नहीं किया जाएगा कि तुम MP के हो तो यूपी में आवेदन नहीं कर सकते हो। ऐसा जो है प्रावधान नहीं है कि उसको अपात्र घोषित कर दिया जाए। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16(3) की। अनुच्छेद 16(3) में प्रावधान है कि संसद को यह अधिकार है कि निवास के आधार पर कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। अभी क्या बताया कि अगर MP का छात्र है और यूपी में आवेदन करने आता है तो पूरी तरह से पात्र है, आवेदन कर सकता है, परंतु संसद को अधिकार है कि निवास के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष उपबंध बना सकती है कि अदर स्टेट से अगर कोई छात्र आता है दूसरे स्टेट में आवेदन के लिए, तो उसके लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं। ऐसा संसद को अधिकार है, परंतु उसे अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। वो पूरा पात्र है, पूरी तरह से आवेदन करने के लिए पात्र है, अपात्र उससे नहीं घोषित किया जाएगा, परंतु निवास के आधार पर कुछ उपबंध जरूर बनाए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की बात की गई है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे OBC, SC ST आदि समुदाय के जो लोग हैं, इनको नौकरी में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ये बहुत पहले से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। तो इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए अनुच्छेद 16(4) में नौकरियों में आरक्षण की बात की गई कि जिससे इनका विकास हो सके। तो अनुच्छेद 16(4) प्रावधान करता है कि OBC SC ST समुदाय के लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16(5) की। अनुच्छेद 16(5) कहता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में पदों के नियोजन के संबंध में विशेष समुदाय के लोगों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर किसी विशेष धार्मिक संस्था में किसी पद पर वैकेंसी आती है तो उसके कुछ नियम होते हैं कि जैसे किसी विशेष धर्म की वैकेंसी आती है तो उसमें विशेष धर्म के ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, अन्य धर्म के लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। तो राज्य ऐसा कानून बना सकता है कि किसी विशेष धर्म में यदि वैकेंसी आती हैं तो उसमें विशेष धर्म के छात्र ही आवेदन करेंगे, अन्य धर्म के छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान राज्य बना सकता है और इसे अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इसे जो है समानता के अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 16(5) में प्रावधान है कि किसी विशेष धर्म के लिए विशेष संप्रदाय के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, अन्य संप्रदाय के लोगों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(5) में प्रावधान है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16(6) की। अनुच्छेद 16(6) 103वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि समान वर्ग के गरीब लोगों EWS को लोक नियोजन में 10%
10% का आरक्षण मिलेगा। जो समान वर्ग के गरीब छात्र हैं वो उनको जो है लोक नियोजन में राज्य के अधीन किसी पद की वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। OBC ST और SC ST की तरह EWS के छात्रों को भी लोक नियोजन में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कितना? 10% का आरक्षण दिया जाएगा। लेटेस्ट है, करंट है, पूछा जा सकता है कि EWS के छात्रों को लोक नियोजन में कितने % का आरक्षण प्राप्त है? 10% का आरक्षण प्राप्त है। वैसे कब जो है संविधान में सम्मिलित किया गया? 103वें संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। अगले मौलिक अधिकार पर बात करेंगे, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का प्रावधान है। छुआछूत या अस्पृश्यता नॉन टचबिलिटी का अंत और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। छुआछूत का आचरण या प्रयोग विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत का आचरण करता है या छुआछूत का प्रयोग करता है तो क्या होगा? दंडनीय होगा। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का प्रावधान है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि छुआछूत के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत का आचरण करता है तो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। राज्य जो है इसे निषिद्ध करता है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955। कौन सा? जन अधिकार अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपया या दोनों शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का आचरण करता है या छुआछूत का प्रयोग करता है तो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत उसे दंड दिया जाएगा, जिसमें 6 माह का कारावास हो सकता है या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसे 6 माह की जेल हो सकती है या फिर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है अथवा दोनों देने पड़ सकते हैं। 6 माह का कारावास और 500 रुपये दोनों हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का प्रयोग करता है। इसे जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। छुआछूत के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 17 के तहत व्यवस्था दी है। क्या व्यवस्था दी है? कि राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को अधिकार दिया है कि वह छुआछूत को अंत करने के लिए एक जरूरी कदम उठाए। अगर इसका हनन होता है तो इसके लिए कोई जरूरी कदम उठाए। ये राज्य का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 17 के तहत राज्य को अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? कि अगर छुआछूत के अंत के संबंध में अगर कोई छुआछूत के अंत का जो प्रावधान है अनुच्छेद 17 का कोई अगर हनन करता है तो उसके लिए कोई ज़रूरी कदम उठाए और सरकार इसके लिए समय समय पे कदम उठाती भी है। हम अपने अगले मौलिक अधिकार पर बात करेंगे जो है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है। उपाधियों के अंत का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को शिक्षा एवं सेना के सिवाय कोई अन्य उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक को शिक्षा एवं सेना के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधियां नहीं प्रदान करेगा। सिर्फ शिक्षा एवं सेना के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधियां नहीं प्रदान करेगा। कौन सी उपाधियां? सिर्फ शिक्षा और सेना में जो उपाधियां प्राप्त होती हैं वही राज्य नागरिकों को प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। पहले क्या होता था? लोग अपने नाम के आगे ठाकुर, राजा साहब आदि शब्दों का प्रयोग करते थे, जिससे क्या होता था? समानता के अधिकार का उल्लंघन होता था। समानता के अधिकार का उल्लंघन लोग अपने नाम के आगे लगाते थे, राजा ठाकुर, राजा साहब। इससे क्या होता था? समाज में समानता के अधिकार का उल्लंघन होता था। तब संविधान ने अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया कि उपाधियों का अंत किया जाएगा और सिर्फ उन्हीं उपाधियों का प्रयोग किया जाएगा जो शिक्षा एवं सेना में प्राप्त होती है। जैसे कोई छात्र है जो इंजीनियरिंग कर लेता है तो उसे इंजीनियरिंग की
की उपाधि मिल जाती है, कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। तो आदि उपाधियाँ जो हैं व्यक्ति अपने नाम के आगे लगा सकता है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर आदि नाम के आगे लगाई जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य उपाधियाँ होती हैं जैसे राजा साहब, राजा ठाकुर आदि को नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता, उसे अपराध माना जाएगा, कानून अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है और सिर्फ वही उपाधियां नाम के आगे लगाई जा सकती है जो शिक्षा एवं सेना से प्राप्त होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा एवं सेना से प्राप्त उपाधियों को पुरस्कार माना है, इसलिए इनको जो है नाम के आगे लगाया जा सकता है। अन्य उपाधियों को नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, नाम के पीछे जरूर लगाया जा सकता है, परंतु नाम के आगे नहीं। शिक्षा एवं सेना से प्राप्त उपाधियों को ही सिर्फ नाम के आगे लगाया जा सकता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि। उपाधियों के अंत का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 18 में है। प्रश्न पूछा जाता है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल गगन ICS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर है। स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इन पर हम बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के संरक्षण का प्रावधान है। कितने? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के संरक्षण का प्रावधान है और राज्य इन स्वतंत्रताओं पर क्या प्रतिबंध लगा सकता है? क्या प्रतिबंध लगा सकता है? मतलब अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई हैं वो सीमित हैं। उनको सिर्फ उतनी ही स्वतंत्रता प्रदान की गई है जितने से किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक की स्वतंत्रता या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न होने पाए। यदि इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता या किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं इनके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उसके अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन न होने पाए। यदि इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। इन अधिकारों से राष्ट्र की एकता व अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहीं पर राज्य इस पर ब्रेक लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा। तो अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं, इन पर हम एक एक करके बात करते हैं। हमारा पहला है अनुच्छेद 19A में जो दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 19A प्रावधान करता है कि प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यक्ति हो उसको बोलने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति से उसको बोलने का अधिकार होगा और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। अभिव्यक्ति मतलब उसको कोई कलाकारी कर सकता है, कोई दृश्य दिखा सकता है, जैसे नाटक हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, ऐसे जो है वो अभिव्यक्ति करने की भी उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मगर अपनी अभिव्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी समुदाय को उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न होने पाए। किसी व्यक्ति या समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो पाए। अभिव्यक्ति से या बोलने से कुछ ऐसा न बोल दे जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता को नुकसान हो जाए। बोलने का अधिकार दिया गया मगर एक सीमित है। उसके बोलने से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या राष्ट्र की एकता व अखंडता को नुकसान न होने पाए। अगर ऐसा होता है तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा देगा। तो अनुच्छेद 19A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19A को विस्तार करते हुए निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को प्रदान किया है, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में है। और व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, मत देने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार आदि अधिकार जो हैं ये स्वतंत्रताएं जो हैं अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ही आती है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था की है। प्रेस की स्वतंत्रता, मत देने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार आदि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, मत देने का अधिकार
आता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता, मत देने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19A में है। और अनुच्छेद 19A में प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार है, परंतु हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है। नागरिकों को प्रदर्शन और विरोध का अधिकार तो दिया गया है, परंतु हड़ताल का विरोध अनुच्छेद 19A में नहीं है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19B की। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। कौन सी? शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19B में है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार होगा और इस प्रकार का सम्मेलन केवल सार्वजनिक भूमि पर ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 19B प्रावधान करता है कि कोई भी नागरिक हो उसे बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है। वो सम्मेलन कर सकता है, परंतु सम्मेलन में हथियारों का प्रयोग न हो। कोई भी नागरिक है उसे शांतिपूर्वक बिना हथियार के जनसभा बुलाने का अधिकार है, जनसभाओं का आयोजित कर सकता है और इसमें शांतिपूर्वक जो है सम्मेलन होगा। जो जनसभाएं होंगी वो शांतिपूर्वक होंगी और बिना हथियार के होंगी। अगर बिना हथियार के अगर कोई भी व्यक्ति जनसभा में या सम्मेलन में हथियार का प्रयोग करता है और शांतिपूर्वक न होकर इसमें शोर शराबा होता है तो राज्य इस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। और ऐसे सम्मेलन जनसभाएं केवल सार्वजनिक भूमि पर होंगी, किसी निजी संपत्ति या निजी भूमि पर नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे बात करते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19C। अनुच्छेद 19C में सभी नागरिकों को संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की समितियां, फर्म, क्लब और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19B नागरिकों को संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब कोई भी नागरिक हो वो संघ बना सकता है या कोई संस्था बना सकता है जिसमें फर्म, क्लब या राजनीतिक दल आदि का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 19C सभी नागरिकों को संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद D की। अनुच्छेद D में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। किसकी? अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद D। भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वतंत्र संचरण या घूमने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद D प्रावधान करता है कि कोई भी नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से संचरण कर सकता है, घूम सकता है और उसे कोई भी रोकेगा नहीं। जैसे कोई आदमी है, कोई नागरिक है जो उत्तर प्रदेश में रहता है, वो MP जाना चाहता है या महाराष्ट्र जाना चाहता है, तमिलनाडु जाना चाहता है, तो वह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और राज्य इस पर रोकेगा नहीं, राज्य उसको घूमने से रोकेगा नहीं। परंतु हाँ, घूमने में यदि कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो राष्ट्र की एकता या अखंडता को नुकसान होता है या कुछ ऐसा वो कार्य करता है जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता को नुकसान पहुँचता है, तब राज्य उसके घूमने पर प्रतिबंध लगा देगा। अन्यथा वह भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य में भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी स्थान पर एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वतंत्र विचरण करने के लिए वो स्वतंत्र है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद D उसे ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। अपने अगले अधिकार पर बात करेंगे। अनुच्छेद 19E। अनुच्छेद 19E प्रावधान करता है निवास का अधिकार। क्या? निवास के अधिकार का प्रावधान करता है। प्रत्येक नागरिक भारत देश के किसी भी हिस्से में प्रत्येक नागरिक को भारत देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता होगी। क्या? रहने और बसने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद E प्रावधान करता है कि कोई भी नागरिक भारत देश के किसी भी क्षेत्र में रह सकता है और ज़मीन खरीद के वहाँ बस भी सकता है। परमानेंट भी वहाँ ज़मीन खरीद के परमानेंट घर बना के वहाँ भी बसने का भी उसको अधिकार है। अनुच्छेद E क्या प्रावधान करता है कि कोई भी नागरिक भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी रह सकता है और बस सकता है। जैसे कोई भी आदमी है किसी राज्य में रहता है, दूसरे राज्य में अगर ज़मीन खरीद के घर बनवा ले तो उसे रहने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 ऐसा प्रावधान करता है। परंतु जनजातीय क्षेत्रों में संस्कृत भाषा और रिवाजों के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी कुछ विशेष संस्कृत होती हैं, विशेष भाषाएं होती हैं और रिवाज होती हैं। अगर वहाँ पे बाहर का कोई व्यक्ति जाता है तो उनकी संस्कृत भाषा और रिवाजों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो राज्य जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो जगह है वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, व्यक्ति जाके वहाँ पर रह सकता है और बस भी सकता है।
आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19F की। अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार है। क्या संपत्ति का अधिकार था? अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार था, परंतु 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और इसे 300A में रखा गया है। अब ये अनुच्छेद 19F में नहीं है। तो अपने अगले उस पर बात करते हैं 19G। 19G में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या? व्यापार करने की स्वतंत्रता। हमारे भारत देश का संविधान के अनुच्छेद 19G में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता होगी, परंतु सभी नागरिकों को व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी, परंतु इसमें अनैतिक व्यवसाय शामिल नहीं होंगे। सभी नागरिक हम अपने जीवन व्यापन के लिए उनको व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, परंतु अनैतिक व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई नागरिक ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा जो अनैतिक हो। अनैतिक जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग, खतरनाक औषधियों, विस्फोटक व्यवसाय, जैसे कोई विस्फोटक होते हैं, गोला बम बारूद जो होते हैं, इनका व्यवसाय नहीं करेगा। ये क्या? अनैतिक व्यवसाय है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यवसाय करना चाहता भी है तो वो उनको जो है सरकार से, राज्य से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ऐसा अनैतिक व्यवसाय करता है तो राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन या व्यापन के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यापार वो कर सकता है, परंतु अनैतिक व्यापार इसमें शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 19G व्यक्ति को जीवन व्यापन के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे अनुच्छेद 20 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण है। क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 20 किसी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 किसी दोषी करार व्यक्ति को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति हो जो अपराध करता है, उस अपराध के लिए एक निर्धारित दंड होता है और उस दोषी करार व्यक्ति को उस निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा या मनमाने तरीके से दंड नहीं दिया जाएगा, या जो दंड निर्धारित है उस दंड के अतिरिक्त दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 ऐसा प्रावधान करता है। इसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहली है, किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसका दोष सिद्ध न हो जाए। किसी व्यक्ति को तब तक हम दोषी नहीं कह सकते हैं जब तक उस व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो हम उसको चोर नहीं कह सकते हैं। अगर कोई चोरी करता भी है तो हम उसे तब तक चोर नहीं कहेंगे जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि उसी व्यक्ति ने चोरी की है। तो अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को तब प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं कहा जा सकता है जब तक उसका दोष सिद्ध न हो जाए। आगे है कि किसी व्यक्ति को अपराध करते समय प्रचलित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करते समय जो दंड प्रचलन में था वही दंड दिया जाएगा, उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने जैसे थप्पड़ मारने की सज़ा, मान लो कि 2 दिन की जेल है। किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारने की सज़ा 2 दिन की जेल है, परंतु किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया, उसका मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट में वो पेंडिंग हो गया, फैसला आता है 10 साल बाद और 10 साल में थप्पड़ मारने की सज़ा 1 साल की जेल हो गई। तो उस व्यक्ति ने जब थप्पड़ मारा था तब तो थप्पड़ मारने की सज़ा मात्र 2 दिन की जेल थी और जब फैसला आया तब थप्पड़ मारने की सज़ा 1 साल की जेल हो गई, परंतु उस व्यक्ति को 2 दिन की ही जेल होगी, क्योंकि जब उसने अपराध किया था, जब उसने थप्पड़ मारा था तब जो है दंड क्या था? 2 दिन की जेल थी, ना कि 1 साल की जेल। तो अनुच्छेद 20 प्रावधान करता है कि अपराध करते समय जो दंड प्रचलन में है वही दंड दिया जाएगा, उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 ऐसा प्रावधान करता है। आगे बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। कोई भी अपराधी व्यक्ति है, कोई भी दोषी करार व्यक्ति है, उसको एक ही अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 बार दंड दिया जाएगा, 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया थप्पड़ मारने के लिए, उसे 2 दिन की जेल हो गई, उसने किसी व्यक्ति को 2 दिन की जेल हो गई इस बात के लिए कि उसने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा है,
परंतु उसने थप्पड़ मारा भी नहीं और जेल चला गया। जेल से वापस आने के बाद अगर उसने उसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया जिसके लिए उसे जेल हुई है, तो उसे दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इसी अपराध के लिए उसने जो है जेल काट ली है। उसने जो है जो अपराध किया भी नहीं था उस अपराध के लिए उसे दंड मिल चुका है। अब अगर वो दोबारा वही अपराध कर देता है तो उसे दोबारा दंड का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 20 प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंड दिया जाएगा, दोबारा नहीं। आगे बात करते हैं, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ, अपने ही विरुद्ध गवाही या साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले जाती है, उदाहरण के तौर पर अगर देखें किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले जाए और उससे पूछे कि तुमने ये अपराध किया है, तो वो तो कहेगा नहीं हमने अपराध नहीं किया। तब पुलिस क्या करती है, ज़बरदस्ती उसको मार के कबूल करवाती है कि नहीं तुमने अपराध किया है। तो अनुच्छेद 20 प्रावधान करता है कि स्वयं के खिलाफ साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो उस व्यक्ति को तो चाहिए पुलिस से झूठ बोल दे कि नहीं हाँ हमने अपराध किया है। जो उसने अपराध नहीं किया है, पुलिस की मार से बचने के लिए वो झूठ बोल दे पुलिस से कि नहीं हमने अपराध किया है। परंतु जब पुलिस कोर्ट में उसको हाजिर करे तो कोर्ट को साफ साफ बता दे कि हमने पुलिस की मार से बचने के लिए ऐसा बोला कि हमने अपराध किया, जबकि हमने अपराध किया नहीं है। तब कोर्ट जो है उस व्यक्ति को छोड़ देगी और पुलिस पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करेगी। तो अनुच्छेद 20 ऐसा प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हम अब अपने अगले अनुच्छेद और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पर बात करेंगे, अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। मतलब किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित है, जो कानून में प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा अथवा उसे वंचित नहीं किया जाएगा। जो कानून में प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अनुसार, उसी विधि के अनुसार सिर्फ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को वंचित किया जा सकता है अथवा राज्य किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को वंचित नहीं कर सकता है। राज्य प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार पर रोक सकता है। राज्य क्या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सिर्फ और सिर्फ कानूनी आधार पर रोक सकता है, अपने मनमाने तरीके से नहीं कि किसी को अपने व्यक्तिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत किसी और कारणवश से उसको रोक ले। सिर्फ जो कानून में प्रावधान है, जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है अथवा उसे वंचित नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 21 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका मामले के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों को शामिल किया है। कौन से अधिकार हैं? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। और शुद्ध पेयजल का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल का अधिकार है। निजता का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को निजता का भी अधिकार है। अगर वो चाहे तो अपनी निजी जो प्राइवेसी है उसको शेयर नहीं कर सकता, उसका अधिकार है। निजता का अधिकार है, अपनी जो बातें छिपाने वाली हैं उसको वो छिपा सकता है और उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता है बताने के लिए। सूचना का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है। वो चाहे तो राज्य से किसी भी टॉपिक पर सूचना मांग सकता है, ऐसा उसको अधिकार है। सूचना पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। अनुच्छेद 21 ऐसा प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 में सूचना पाने का अधिकार है, राज्य से सूचना मांग सकता है। आगे है 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 14 वर्ष उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 21 ऐसा प्रावधान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और राज्य ने इस पर एक
कानून भी बनाया शिक्षा का अधिकार, उसको हम आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 21 में विदेश जाने का भी अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो उसे अमेरिका, कनाडा, उससे कहीं भी वो जाने का उसको अधिकार है। अनुच्छेद 21 ऐसा प्रावधान करता है। और इसके अंतर्गत कई प्रकार के अधिकार हैं, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार है, इमरजेंसी चिकित्सा का अधिकार है। इमरजेंसी चिकित्सा का अधिकार भी नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार, सूचना का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार आदि सम्मिलित है। और एग्जाम में ये बार बार पूछे भी जाते हैं कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। निजता का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार, सूचना का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, इमरजेंसी चिकित्सा का अधिकार आदि अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 21A नहीं था। हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 21 नहीं था। इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में प्रावधान किया गया कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मतलब राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ऐसा अनुच्छेद 21A में प्रावधान किया गया। और 2002 से जब ये अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तभी से शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। इससे पहले शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में तो था, परंतु ये एक मौलिक अधिकार नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 45 में ये व्यवस्था की गई थी कि राज्य जो है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। परंतु राज्य के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था, राज्य बाध्य नहीं था इसके लिए। परंतु 2002 से जब से संविधान में 21A जोड़ा गया, तब से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है। अब राज्य के लिए ये बाध्य हो गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। तो अनुच्छेद 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। अनुच्छेद 21 से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया और अब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। कब? 2009 में भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2009 में। पूछा था, प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ और इसे कब पारित किया गया? तो 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत देश में लागू हो गया। और अनुच्छेद 21 से जिसमें शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? कि गिरफ्तारी में संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? संरक्षण। गिरफ्तार हुए व्यक्ति को गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में निम्नलिखित प्रकार के अधिकार हैं। पहला अधिकार है गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। मतलब अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने से पूर्व पुलिस को व्यक्ति को बताना होगा कि किस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है। ऐसा व्यक्ति को अधिकार पर दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 22 द्वारा कि गिरफ्तार करने से पूर्व गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए। तो पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी के कारणों को बताना होता है। अगला अधिकार है विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार। गिरफ्तार हुए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने पसंद के वकील से विचार विमर्श करे और अपने बचाव के लिए उससे सलाह ले। तो अनुच्छेद 22 व्यक्ति को अधिकार देता है कि
वह अपने पसंद के वकील से विचार विमर्श करे। आगे बात करते हैं दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में पेश होने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको यह अधिकार है कि उसे 24 घंटे में दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए और इस 24 घंटे में आने जाने का समय, यात्रा के दौरान जो समय लगता है वो भी सम्मिलित है। व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करने का अधिकार है। आगे बात करते हैं दंडाधिकारी द्वारा 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और मजिस्ट्रेट उसे 24 घंटे में रिहा कर देता है। ऐसा व्यक्ति को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 के द्वारा कि मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुए व्यक्ति को रिहा करे। तो जब 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वह धारा 151 के तहत व्यक्ति को रिहा कर देता है 24 घंटे के अंदर ही। तो अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में व्यक्ति को गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी में संरक्षण का प्रावधान है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल गगन ICS को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल गगन ICS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। मानव के क्रय विक्रय और बलात्श्रम, जिसको बंधुआ मजदूरी या जबरदस्ती श्रम कहा जाता है, पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 23 प्रावधान करता है कि मानव के क्रय विक्रय और बलात्श्रम, जबरदस्ती मजदूरी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिषेध किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 में। और इसका उल्लंघन, किसका? बलात्श्रम या मानव के क्रय विक्रय का उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त करता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल गगन ICS को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल गगन ICS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।